कैसे वो शराबी बना, कैसे उसका टर्निंग आया और कैसे उसको रिकवरी में उसको उसकी जिंदगी आगे बढ़ी। तो ये पूरा एक ट्रेलर के रूप में एक जिंदा इंसान की स्टोरी। उन सन 1939 में वो जिंदा थे जब ये बिग बुक लिखी गई और उसकी मृत्यु हुई 1971 तक, यानी कि 39 से 71, यानी 35 को वो सोबर हुए और 71 यानी कि 36 साल सोबर रहे और बिग बुक लिखने के बाद भी 31 साल तक वो जिंदा रहे। तो बिल स्टोरी यानी वो लाइव स्टोरी, कोई फैक्ट या कोई कल्पना विहार वाली या कोई फिलोसॉफिकल नहीं, लाइव स्टोरी। कोई भी बिल डब्ल्यू के कांटेक्ट करके ये पता कर सके, वो हिसाब से 31 साल तक उसकी जिंदगी में कई लोगों ने शायद उसको कांटेक्ट किया होगा। तो वो ट्रेलर के रूप में बिल की स्टोरी लिखी गई ताकि किताब का अट्रैक्शन आए। इसलिए शायद हमारे फाउंडर मेंबरों ने, हमारा को फाउंडर को सबसे पहला चैप्टर के नाम में बिल की कहानी, बिल स्टोरी करके रखा। उसके बाद लिखा गया इसका समाधान है, दूसरा चैप्टर। तो समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, अल्कोहलिज्म में से बाहर निकलने का सॉल्यूशन क्या है। तो इस चैप्टर के ऊपर पूरी स्पिरिचुअल तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस, अल्कोहलिज्म में से बाहर निकलने का खाली सॉल्यूशन बताया है, खाली सॉल्यूशन, ताकि पता चले कि हम डॉक्टर हमको नहीं बचा सकता, धर्मगुरु नहीं बचा सकता, साइक्राटिस्ट नहीं बचा सकता, कहीं इधर उधर फाफा मारने की, घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। एकमेव सॉल्यूशन, और इंग्लिश में लिखा है देयर इज ए सॉल्यूशन, ए यानी एकमेव सॉल्यूशन। शराबीपन में से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही समाधान है, एक ही सॉल्यूशन है, वो इस चैप्टर में बताया गया है। और सॉल्यूशन मिलने के बाद ये तीसरा चैप्टर लिखा गया शराबियत पर कुछ और जानकारी, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि सॉल्यूशन मिलने के बाद शराबी वापस शराब के पास जाता है, स्लीप होता है। ए में आने के बाद कुछ महीने सोबर रहने के बाद, मीटिंग करने के बाद वापस क्या हो जाता है उसकी मन की अवस्था को, कि वापस शराब के पास चला जाता है। तो पूरा अल्कोहलिज्म का जो हिडन गेम चलता है ना, छुपा सीक्रेट गेम जो चलता रहता है मन के अंदर, और वापस शराबी शराब के पास क्यों जाता है, उसकी वजह, कारण, उसकी मनस्थिति, उसके बारे में ये चैप्टर के ऊपर खुलकर जानकारी दी है। इसलिए मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म की चर्चा डॉक्टर की राय में, बिल की कहानी में, इसका समाधान में कुछ कुछ हो जाती है, लेकिन ये चैप्टर में खास करके शराबी के जीवन में स्लीप क्यों आती है, वापस वो शराब के पास क्यों जाता है, उसकी मनस्थिति में क्या गड़बड़ रहती है और वापस वो शराब के पास चला जाता है, उसके ऊपर पूरी जानकारी दी है। तो यहां तक हमारा पूरा फर्स्ट स्टेप जो कहते हैं ना, आधा पायरी जो है वो कंप्लीट होता है कि हम शराब से दूर होने के बाद भी शराब के सामने उतने ही अतबल है जितना कि शराब पीने से पहले हम अतबल थे। ये बात हमारे आसानी से और एकदम सही तरीके से हमारे गहन के अंदर बैठ सकती है, बैठ जाती है इतना स्टडी करने से। उसके बाद का चैप्टर दिया है हम अग्निवादी, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा अध्यात्म के धरातल पर होने की वजह से ईश्वर की बहुत प्रमुख भूमिका है हमारे जीवन में। और हम ईश्वर को ना मानने वाले या ईश्वर को मानने वाले लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं करने वाले, ऐसे ज्यादातर शराबी बन गए हैं। तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, अज्ञानी। नॉस्टिक यानी ज्ञान और एग्नोस्टिक माने अज्ञान, यानी ईश्वर को मानते तो है लेकिन ईश्वर का नॉलेज नहीं है। तो ईश्वर का सही नॉलेज क्या होना चाहिए और ईश्वर के प्रति अज्ञान हमारा क्या है, उसका खुल के जानकारी इस चैप्टर के अंदर देते हुए, ये चैप्टर स्टडी करने से हमारा सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप का जो आधा हिस्सा है हमारा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया, वो दोनों इस चैप्टर तक में डॉक्टर की राय से लेके बिल की कहानी पहला चैप्टर, इसका समाधान है दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर शराबियत पर कुछ और जानकारी, चौथा चैप्टर हम अग्निवादी,
यहां तक हमारा पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लिखा गया है कार्यक्रम प्रक्रिया, हाउ इट्स वर्क्स, ये कैसे कार्य करता है, ये प्रोग्राम कैसे कार्य करता है। तो उसके लिए तीसरा कदम शुरुआत होती है चैप्टर से, तीसरे कदम से शुरुआत होके चौथे कदम तक ये चैप्टर चलता है। तो ये हमारा कार्यक्रम प्रक्रिया बताता है कि हमको अब ऐसे करना है, इस तरह से करना है। इन्वेंटरी से लेने के बाद इन्वेंटरी से लिखना, ये लिखना है, इन्वेंटरी कर लेना, हमारी जो पुरानी जिंदगी का आत्मसंशोधन कर लेना, पेन और कागज लेके उसको इन्वेंटरी के रूप में हमारी जिंदगी को रखना। उसके बाद लिखा गया चैप्टर है इनटू एक्शन। अभी सही एक्शन चालू होती है। पहली एक्शन है 5th स्टेप, स्पॉन्सर के पास बैठ के पूरा कन्फेशन करना। 6 और 7 स्टेप, चरित्र दोष के ऊपर काम करने के लिए राइट एक्शन लेना। 8वां और 9वां स्टेप एमेंड्स करना, जिन जिन लोगों को दुखाया उसके पास जाना, उसके साथ मिलना, कैसे एमेंड्स करना उसके बारे में बताया है। उसके बाद 10वां पायरी कि कंटिन्यूज टू टेक अवर पर्सनल इन्वेंटरी, हमने अपना आत्म संशोधन सतत जारी रखा। ये कैसे करने का है, किस तरह से एक्शन में हमको 1 डे एट ए टाइम हर दिन लाना है, वो 10वां पायरी। 11 स्टेप प्रेयर और मेडिटेशन किस तरह से एक्शन में लेना है उसके बारे में ये 8वां चैप्टर में समझो ने 5 से लेके 11 स्टेप तक का कार्यक्रम जो है वो इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। उसके बाद एक पूरा चैप्टर 12 स्टेप के ऊपर लिखा गया, 12वीं पायरी के ऊपर। 12th स्टेप स्पेशल 12वां जो पायरी है, 12वां कदम जो हमारा है, दूसरों के साथ कार्य करते हुए वर्किंग विथ अदर्स, ये चैप्टर का नाम दिया है पूरा 12वां पायरी। उसमें खास करके ज्यादातर इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि हम दूसरों को कैसे मैसेज देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, उसके साथ क्या बात करनी चाहिए, उसके साथ कैसी बात नहीं करनी चाहिए, मैसेज में पहले उसको क्या किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, पहले कौन सी बातों का जिक्र करना चाहिए, वो प्रिसाइसली लयबद्धता से इस चैप्टर के अंदर समाया गया है। और बाकी का जो आधा हिस्सा है ना कि हमें अपने हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक अफेयर्स के अंदर इन प्रिंसिपलों का, ये 12 स्टेप के कारण जो तत्व जो हमको मिले, प्रिंसिपल मिले, वो अपने हर एक क्षेत्र में, काम की जगह पे, घर पे, अल्कोहलिक एनोनिमस में, समाज में, जहां जहां भी मेरी जिंदगी है वहां सब जगह पे मुझे इन प्रिंसिपलों का आचरण करते रहना है। ये 12वां स्टेप का पिछला आधा हिस्सा। तो ये बिग बुक के अंदर शायद वो कम दिया है, इसलिए वो भरपूर मात्रा में 12 and 12 के 12वीं पायरी के अंदर भरपूर मात्रा में दिया गया है कि उतार चढ़ाव आते हैं, लोगों के साथ अनबन होती है, कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, कुछ ये होता है, वो होता है। तो उस समय इस प्रिंसिपल को हमें कैसे एक्शन में लेना चाहिए और किस तरह से अपने आप को संतुलन में रखना चाहिए, प्रसन्नता हमारी गंवानी नहीं चाहिए। इसके लिए ये 12वीं पायरी का आधा हिस्सा खुलकर 12 and 12 में, शायद बिग बुक में कम लिखा इसलिए 12 and 12 में वो फुलफिल किया हुआ है। उसके बाद ये किताब 1939 में अनजान शराबी के हाथ में आती थी। तभी कोई फेलोशिप इतनी बड़ी थी नहीं और ग्रुप इतने बड़े नहीं थे, 3 ग्रुप थे। तो उन लोगों का उद्देश्य एक ही था कि दुनिया के कोने कोने में हमारा मैसेज इस किताब के जरिए हम पहुंचा सकते हैं। कोई किताब ऐसी बनाए जिसमें हमारा मैसेज पहुंचे। तो उन लोगों ने अल्कोहलिक एनोनिमस ये जो किताब की रचना की। और एक बात तय है कि इंसान तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि हमारा लिमिटेशन है, हमारी मर्यादा है, हमारे पास टाइम कम रहता है, हम अपने काम में उलझे हुए रहते हैं। और एक इंसान दूसरे इंसान को मैसेज देने जाता तो पूरी धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर इतने सारे करोड़ों की, सैकड़ों की संख्या में अल्कोहलिक मर रहे हैं। तो सबको सही तरीके से मैसेज पहुंचे, इसलिए ये किताब अगर छप जाए, हमारे अनुभव के द्वारा लिखी गई, जिसमें रिकवरी का कार्यक्रम दिया गया है, तो ये किताब जहां पहुंचेगी वो अल्कोहलिक एनोनिमस का स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके जाएगी। और जो भी इसको पढ़ेगा और स्पिरिचुअल आदमी की मदद लेके इसकी रेसिपी और इसकी रिकवरी प्रोग्राम को समझेगा और उसके ऊपर वो आचरण करेगा, इस तरह से काफी मात्रा में शराबी लोग सोबर होने लगे और बहुत काफी मात्रा में ग्रुप्स बनने लगे।
उसमें वो आगे जिक्र आता है। हम जो पहली आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति, तीसरी आवृत्ति और प्रस्तावना भूमिका में इसका जिक्र किया है, तब ज्यादा हमको पता चलेगा। तो ये चैप्टर पत्नियों के लिए। तो ये किताब हाथ में आती थी तो शराबी की पत्नी, शराबी के साथ हमको किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, किस तरह से उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखना चाहिए, समझदारी बरता के चलना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारे मेंबर के खास करके लुइस ने लिखा हुआ है, जो बिल डब्ल्यू की पत्नी थी। उसने ये चैप्टर लिखा है, जो उसको अनुभव में आया था बिल के साथ रहने में, एक शराबी को कैसे सपोर्ट किया जाए, किस तरह से उसको टेकल किया जाए, तो किस तरह से ह्यूमिलिटी के साथ उसको मददगार कैसे बन पाए बीवियां, पत्नियां, उस शराबी की पत्नी। तो ये बहुत जरूरी चैप्टर पत्नियों के लिए बिल डब्ल्यू की वाइफ लुइस ने लिखा है। उसके बाद लिखा है बाद की पारिवारिक परिस्थिति, फैमिली आफ्टर वर्ड, यानी पूरे परिवार के सदस्य को एक दूसरे के साथ इस पारिवारिक बीमारी जो है अल्कोहलिज्म, फैमिली डिसीज, उसके सामने किस तरह से डील करना चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार को लगी हुई बीमारी है। परिवार के लोग भी कुछ हद तक न्यूरोटिक बन जाते हैं अल्कोहलिक के साथ रह के। तो अल्कोहलिक को अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी और परिवारों को अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी, किस तरह से एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल साध के, आपसी तालमेल बना के किस तरह से पूरे परिवार को पूरी फैमिली रिकवरी की तरफ आगे बढ़ने के लिए किस तरह से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चैप्टर के अंदर खुल के जानकारी दी है। उसके बाद लिखा है नियोक्ता के लिए, यानी जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, फैक्ट्री के, कारखाने के या कोई बड़ी कंपनी के, तो वो मालिक अपने मजदूर या अपने वर्कर्स या अपने कर्मचारियों में जो भी शराबी रहते हैं, तो उस शराबी के साथ जो गलती से पेश आते थे, उसको नौकरी से हकाल देते थे, उसको अल्टीमेटम देते, ये सब देते, वो नहीं देते हुए उनको भी ये जानकारी मिले कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है और एक मालिक अपने शराबी कर्मचारी का, अपने शराबी नौकर का किस तरह से अल्कोहलिज्म को समझते हुए उसको मददरूप बन सकता है, उसके लिए ये चैप्टर दिया गया है। नौकरी पे रखते शराबी को जो नौकरी पे रखते हैं, और शराबी को रखते नहीं है, लेकिन जो नौकरी पे जो उसके जो कर्मचारी, उसमें कुछ लोग शराबी है, तो उसको उसका मालिक किस तरह से उस शराबी को मदद कर सकता है अल्कोहलिज्म को समझते हुए। तो ये चैप्टर स्पेशल इसके लिए दिया गया है। उसके बाद एक दृष्टि आपके लिए, तो ये एक दृष्टि आपके लिए यानी पूरा ये बिग बुक रिफर करने के बाद उसका सार तत्व क्या है, आज तक क्या किया, अब तक क्या किया, उसका एक क्या बोलते हैं, एंड के अंदर जो एसेंस आता है ना, आखिरी वाला सार, वो सार इस चैप्टर के अंदर दिया है। अभी आपकी दृष्टि क्या है, क्या होनी चाहिए, इतना करने के बाद वो पूरा चैप्टर एक दृष्टि आपके लिए। उसके बाद 46 या 47 स्टोरी, पहली आवृत्ति में कुछ स्टोरी थी, दूसरी आवृत्ति में कुछ स्टोरी चेंज किया, तीसरी आवृत्ति में और स्टोरी चेंज किया है, बाकी कुछ बदला नहीं है, पूरी बिग बुक वैसी की वैसी ही है, खाली स्टोरी चेंज किया है। फिर दूसरा परिशिष्ट के अंदर डॉक्टर बॉब का दीवा स्वप्न वो लिखा गया है और उसके बाद स्टोरी चालू होती है। तो अब हम भूमिका के ऊपर आ जाते हैं। अभी कोई अजय भाई, आप कुछ उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, या कोई और भाई अगर प्रकाश डालना चाहता है तो आप भी बोल सकते हैं, मैं 5-1 मिनट सुनूंगा। हाँ दोस्तों, ये सर्वसाधारण हमारा आगे का जर्नी कैसे होने वाला है, इसके बारे में अभी हरीश भाई ने बताया कि पूरे स्टडी के दरमियान, पूरे स्टडी के अंदर में किस किस चैप्टर के ऊपर में क्या क्या उसके परिणाम रहने वाले हैं, या हम लोग डिस्कस करते टाइम पे कौन से मुद्दों को विचार में लेने वाले हैं। तो इसके बारे में एक संक्षिप्त में एक बात कही गई है, और इसके आगे में अब बिग बुक के अंदर में हम एंटर करने जा रहे हैं। तो इस किताब के अंदर में हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक भूमिका रखी है, और वो भूमिका किस तरीके से रखी गई है उसको रीड करने के लिए हमारे पास 2 भाई लोग हैं जिनकी हम मदद लेने वाले हैं।
पहले हमारे भिलाई से अरविंद भाई है जो हिंदी में रीड करेंगे, और कुछ भाई इंग्लिश जानते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने इंग्लिश में भी इसकी व्यवस्था की है। स्क्रीन पे हम लोगों ने, जिन लोगों के पास में बिग बुक नहीं है, उन लोगों के लिए स्क्रीन पे हमने बिग बुक का पीडीएफ बना के रखा है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। खाली आप स्क्रीन को ओपन कीजिए और स्क्रीन को ओपन करके वहां से पढ़ना चालू कीजिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हरीश भाई उसको एक्सप्लेन करेंगे अनुभव के द्वारा, जहाँ पे भी आपको लगता है यहाँ मुझे अपने अनुभव को साझा करना है, तो आप हैंड रेस करके हमें सूचित कर सकते हैं ताकि हम आपके अनुभव को ले सके। तो पहले राहुल भाई ये इंग्लिश में पढ़ेंगे और एक पैराग्राफ, और उसका अगला पैराग्राफ अगली इसमें हमारे अरविंद भाई इसको हिंदी में पढ़ेंगे ताकि हमारे सभी भाइयों को सहूलियत मिल सके। तो ठीक है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, और अगर इंग्लिश वाले कोई नहीं है तो हिंदी चलने दीजिए। जरा अंदर पूछ लीजिए किसी को इंग्लिश की जरूरत है। हाँ, बराबर नहीं है तो फिर वो क्या दोनों पढ़ के बरोबर। भाई कोई इंग्लिश वाले है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए ताकि हमको समझने में सहूलियत हो, कि जिनको मराठी हिंदी नहीं समझ में आती है या रीडिंग में प्रॉब्लम है, ऐसे किसी कोई भाई हो तो प्लीज हैंड रेस कीजिए ताकि हम या तो हिंदी में चलने दे या इंग्लिश हिंदी दोनों चलने दे प्लीज। अभी तक के किसी का हैंड रेस नहीं आया है, इसका मतलब हम हिंदी में ही चलने देंगे। तो ठीक है, अरविंद भाई से मैं विनती करता हूँ, अरविंद भाई भिलाई आपसे मैं विनती करता हूँ कि भूमिका को आप पढ़े और जहाँ आपको बोला गया रुकने के लिए वहाँ आप रुक जाए। तो अरविंद भाई। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद, मैं एक शराबी हूँ और ईश्वर की कृपा से आज मुझे बिग बुक पढ़ने की भूमिका मिली है। इसके लिए मैं आप भाइयों का और ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। तो अभी मैं भूमिका यहाँ से पढ़ना शुरू करूंगा। भूमिका, यह इस पुस्तक का तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण अप्रैल 1939 में प्रकाशित हुआ था और अगले 16 वर्षों में इसकी 3 लाख प्रतियां बिकी। दूसरा संस्करण 1955 में प्रकाशित हुआ, जिसकी 11,50,000 से अधिक प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं। देखो ये कितना प्रोग्रेस और कितना इफेक्टेबल बात बता रहे हैं कि अभी जो हमारे हाथ में है ना, तीसरा संस्करण है, यानी तीसरा संस्करण है हमारे हाथ में। और पहला संस्करण 1939 अप्रैल महीने में, जो पहली बिग बुक जब छपी पहली बार, वो 1939 जो मैंने आगे बताया प्रकाशित हुआ था। और अगले 16 वर्षों तक यही पहला संस्करण चलता रहा। और देखिए 3 लाख बुक की बिक्री हुई। 3 लाख 16 साल के अंदर बिग बुक की बिक्री हुई, यानी सेल हुई। तो देखो शराबी कितने मेंबर लोग बड़े होंगे ये 16 साल में, एक बिग बुक के जरिए कितने ग्रुप्स बने होंगे, सोचने जैसी बात है। उसके बाद दूसरा जो एडिशन है, संस्करण है, सन 1955 में प्रकाशित हुआ और उसकी 11,50,000 यानी 11.5 लाख से भी अधिक छप चुकी है। 11.5 लाख का आंकड़ा आया। अभी ये तीसरी आवृत्ति के बाद तो अनगिनत मात्रा में बिग बुक फैल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर। उसका कोई आंकड़ा ही नहीं आया है। लेकिन ये जो आंकड़े आए 16 साल के अंदर, पहला 3 लाख का और उसके बाद 11.5 लाख का, यानी कितने लोगों को इन बिग बुक के जरिए प्रॉपर मैसेज मिला और जिनकी वजह से वो रिकवरी में आए, उन्होंने दूसरों की परवाह की, उनको मैसेज दिया, अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप बने अलग अलग जगह पे ढेर सारे, और अल्कोहलिक एनोनिमस चारों दिशा में फैलने लगी। बिग बुक का कितना बड़ा रोल है ये यहाँ पे समझ आता है। बराबर है? ओके, आगे यह पुस्तक हमारी संस्था के लिए एक आवश्यक पुस्तक की हैसियत रखने और एक बड़ी संख्या में मध्यप्रायी मानव समाज की सहायक सिद्ध होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार के मूलभूत परिवर्तनों के विरुद्ध भावुकता जुड़ी हुई है। तो यह एक मिनट,
एक मिनट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है कि आवश्यक पुस्तक है ये, रिकवरी के लिए बहुत ही आवश्यक पुस्तक है ये, और इतनी बड़ी हैसियत रखता है, और बड़ी संख्या में मध्यपायी मानव समाज की सहायक सिद्ध हुई है। जहां जहां भी बिग बुक पहुंची वहां रिकवरी स्टार्ट हुई है। तो पूरी बड़ी संख्या में मध्यपायी यानी कि शराबी, मध्यपायी ये पूरा मानव समाज जो है पूरी दुनिया भर का, उसमें ये पुस्तक सिद्ध हुआ है। इसलिए किसी भी प्रकार के मूलभूत परिवर्तन, यानी जो पहले जो चैप्टर बताया ना नियोक्ता के लिए और डॉक्टर बॉब की स्टोरी तक, यानी कि पहला डॉक्टर की राय, उसके बाद उसका कोई चैप्टर का नंबर नहीं दिया है, खाली डॉक्टर की राय। फिर 1 नंबर का चैप्टर है बिल की स्टोरी, दूसरे नंबर का चैप्टर है इसका समाधान है, तीसरे नंबर का चैप्टर है शराबीपन के बारे में विशेष, चौथे नंबर का चैप्टर है हम अग्निवादी, उसके बाद 5वें नंबर का कार्य पद्धति, 6ठे नंबर का व्यवहारिक अमल, 7वें नंबर का दूसरों के साथ कार्य करने हुए, 8वें नंबर का वाइफों के लिए, पत्नियों के लिए, 9वें नंबर का परिवार की बात की परिस्थिति, 10वें नंबर का नियोक्ता के लिए। तो ये जो चैप्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया, देखो। और 11वां चैप्टर है एक दृष्टि आपके लिए, और उसके बाद डॉक्टर बॉब का स्टोरी आखिर में। दो को फाउंडर डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू पहला, उसके बाद दूसरे डॉक्टर बॉब। तो शुरुआत में बिल की स्टोरी और आखिर में डॉक्टर बॉब की स्टोरी, और बीच में पूरी रिकवरी का प्रोग्राम, पूरी रिकवरी की बातें, किस तरह से रिकवरी शराबी अपने जीवन में ला सकता है उसका कार्यक्रम, और उसके बाद डॉक्टर बॉब की स्टोरी। तो ये दोनों के बीच में पूरा रिकवरी प्रोग्राम 2 स्टोरी के बीच में समाया गया है। और देखो दोस्तों, ये क्यों भावुकता कैसी जुड़ी हुई है, कुछ परिवर्तन करने जैसी जरूरत ही नहीं लगती अब तक। 1939 में लिखी गई बात आज भी तरोताजा है, आज भी इतनी शक्तिशाली है, आज भी जीवन को बदलने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्ज है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारा हम लोगों का मानना है कि ये बिल डब्ल्यू ने नहीं लिखी, बिल डब्ल्यू और 100 शराबियों ने मिलके नहीं लिखी, खाली ऊपर वाले की प्रेरणा उसको हुई और ये किताब लिखी गई थी। ये किताब बिल डब्ल्यू खाली माध्यम बने थे, वो अपने नॉलेज से नहीं लिखी, वो ऊपर वाले की उसके अंदर कुछ प्रकाश हुआ होगा, प्रेरणा हुई होगी, और उसकी वजह से ये किताब अपने आप लिख गई। और बिल डब्ल्यू इसका सबसे आगे का क्या बोलते सिपह सालार था, और बाकी लोगों 100 मेंबरों को पूछ के उसके साथ ग्रुप कॉन्शियस ले लेके ये किताब वो बना रहा था, लिख रहा था, सब साथ में मिलके ये कर रहे थे। और उसको प्रेरणा देने वाला था हमारा ग्रुप कॉन्शियस के रूप में, जो ट्रेडिशन कहती है ना, वो ऊपर वाला हायर पावर। और थोड़े सालों बाद बिल डब्ल्यू ने कहा कि अब मुझे ये लिखने को कहा जाए मुझे ये वापस लिखने का, तो मेरे से अब वो उस समय जो लिखा गया उस तरीके का अब मैं नहीं लिख पाऊं। यानी वो खाली 4 साल की रिकवरी, और ये 4 साल की रिकवरी में इतनी बड़ी बात लिख लेना, इतनी बड़ी बात लिखा जाना, ये कोई इंसान के बस की बात नहीं। क्योंकि आज कितनी भी बड़ी सोसाइटी हो, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं पूरा बिग बुक समझ गया, पूरा बिग बुक मैंने हजम कर दिया, कोई नहीं बोल सकता। आज भी कोई भी मेंबर इस बिग बुक को खोल के पढ़ता है, वो तरोताजा ही लगती है, कुछ नया ही मिलता रहता है, कुछ नया ही एंगल से मिलता रहता है, हर बार तरोताजा लगती है। तो वो 4 साल की रिकवरी ने तो ये लिखा। 1935 में 2 बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब मिले, अल्कोहलिक एनोनिमस की स्थापना हुई, और 4 साल की रिकवरी में 100 मेंबर हुए, और उन 100 मेंबरों ने मिलके ये 4 साल की खाली सोसाइटी रिकवरी, और उसने इतनी बड़ी किताब, इतनी वजनदार पावरफुल किताब लिख गई
तो वो कोई इंसान के बस की बात नहीं है। जरूर इंसान माध्यम और ऊपर वाला ने उसको प्रेरणा दिया, ऊपर वाले ने उसको डायरेक्शन दिया, प्रेरित किया और उसके अंदर से वो निकाला हुआ अभी हमारे बिग बुक के अंदर छप के शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में पेपर के पन्नों के ऊपर आ गया। और बिल डब्ल्यू ने खुद कहा कि अब मैं नहीं लिख सकता, सालों बाद उसने कहा। तो यकीनन मानिए ये ईश्वर दत्त किताब है। ये हमारे को फाउंडर और हमारे फाउंडर मेंबर उसके माध्यम बन के ये किताब की रचना हुई है भगवान की मदद से। ये खास हमको समझना चाहिए। इसलिए इसमें जो भी जिक्र है, इसमें जो भी लिखा गया है, वो ईश्वर की आवाज के रूप में हमको लेने की बहुत जरूरत है। बिल डब्ल्यू और फाउंडर मेंबर उसके खाली एजेंट बने या बोलो तो माध्यम बने हुए थे, जिसके जरिए, क्योंकि ईश्वर डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं आता है, किसी व्यक्ति के रूप में आके व्यक्ति के अंदर वो प्रवेश करके उसके बाद व्यक्ति के पास लिखवाता है। जैसे कुरान लिखी गई हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के माध्यम से, बाइबल लिखी गई जीसस क्राइस्ट के माध्यम से, गीता तो स्वयं कृष्ण भगवान ने ही दोहराई, बोले भगवान ने के मुंह से ही निकली। तो इस तरह से कोई इंसान अगर ये कोई ऐसी किताब लिखता है तो जरूर ऊपर वाले की प्रेरणा होती है। गुरु नानक के ग्रंथ साहिब है और भी जो बड़े बड़े जो मसीहा हुए या बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल इंसान हुए, उनको ऊपर वाले की प्रेरणा से ही ऊपर वाले की जो बात है, ऊपर वाले का जो मैसेज है, वो उस माध्यम के जरिए हम जैसे पूरी पृथ्वी के सब लोगों के जरिए ईश्वर का आवाज पहुंचा। तो इसी तरह हमारी बिग बुक भी बिल डब्ल्यू के माध्यम से ईश्वर दत्त, ईश्वर की आवाज ये किताब के अंदर पहुंची हुई है, ऐसा समझ के लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये कोई एरी गेरी या कोई साइड पे रखने वाली या कोई उसको लाइटली लेने वाली किताब नहीं है। ये बहुत ही हमारे लिए रिकवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और इसको हमको स्टडी करना है। ठीक है, हाँ पढ़िए। इसलिए इस पुस्तक में दिया गया अंश जिसमें एक पहला कार्यक्रम की चर्चा है, उसे दूसरे और तीसरे संस्करण के लिए संशोधन के बिना ही यथावत रखा गया है। हाँ, पहला अंश यानी डॉक्टर की राय से लेके 11वां चैप्टर तक और डॉक्टर बॉब का स्टोरी, तो वो पूरा का पूरा वैसे का ही रखा है क्योंकि उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता जरूरी नहीं पड़ती है क्योंकि वो ईश्वर ने लिखा हुआ है। इसलिए गीता भी आज वही की वही है, कुरान भी वही का वही है, बाइबल भी वही का वही है। वैसे ही हमारे ये किताब भी जो रिकवरी के लिए स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम की चर्चा जो है, डॉक्टर की राय से लेके 11वां चैप्टर जो है, एक दृष्टि आपके लिए, वहां तक वैसा का वैसा ही रखा गया है। डॉक्टर की राय नामक अंश जो मूल रूप से 1939 में हमारी संस्था के महान हितैषी स्वर्गीय डॉक्टर विलियम डी सिल्क द्वारा लिखा गया था, उसे भी अपने मूल रूप में ही रखा गया है। वैसे का वैसा ही विलियम डी सिल्क पर जिसने 50,000 शराबियों की ट्रीटमेंट की थी, उसने जो अपना ओपिनियन डॉक्टर की अपनी राय जो दी थी, वो वैसा का वैसा ही रखा गया है। अभी दूसरे संस्करण में क्या परिवर्तन किया है उसके बारे में आगे का पैराग्राफ बताते हैं, दूसरे और तीसरे दोनों में। दूसरे संस्करण में परिशिष्ट 12 परंपराएं और एएसए संपर्क के करने के निर्देश जोड़े गए थे। हाँ, तो जो परिशिष्ट में खास करके जो स्टोरी 47 या 46 स्टोरी जो अलग अलग मेंबरों की शेयरिंग, बोलो शेयरिंग, वो शेयरिंग जो लिखा गया था, डाला गया था, उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ नई पुरानी स्टोरी को, कुछ स्टोरी को हटाया और उसके बाद में जो मेंबर आए, जो सोबर हुए 1939 के बाद, उसकी स्टोरी को, कुछ स्टोरी को समाविष्ट किया और खास करके तब 12 परंपराएं बन चुकी थी। 1955 में जब दूसरी एडिशन छप रहा था तब 12 परंपराएं बन चुकी थी। तो 12 ट्रेडिशन और एक को संपर्क कैसे किया जाए, उसके टेलीफोन नंबर जो भी है वो सब दूसरे एडिशन के अंदर जोड़े गए थे। इस संस्करण का
मुख्य परिवर्तन व्यक्तिगत कहानियों के खंड में दिया गया था। हाँ, जो मैंने कहा ने वही। हाँ, बिल की कहानी डॉक्टर बाप का दिवा स्वप्न और एक व्यक्तिगत इतिहास जिस रूप में पहले संस्करण में छपा था उसे वैसा ही रखा गया। 3 कहानियों का संपादन किया गया और इनमें से एक का शीर्षक बदला गया। 2 कहानियों की नए शीर्षक के साथ नई व्याख्या की गई। 30 नई कहानियों का समावेश किया गया। 30 नई कहानियों का समावेश किया गया और कहानी खंड को अभी दिए गए शीर्षक के साथ 3 भागों में विभक्त किया गया। इस संस्करण के भाग ख को यथावत रखा गया है। दूसरे संस्करण में छपा भाग ख ग समय रहते उन्होंने शराब छोड़ दी कि 9 कहानियों को यहाँ फिर से छापा गया है। इसमें 8 नई कहानियों को भी सम्मिलित किया गया है। तीसरे भाग में केवल 8 कहानियों को रखा गया है जिसमें 5 नई हैं। तो ये सब जो चेंजेस हुआ है वो सिंपल बताया हुआ है, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करने की कोई जरूरत लगती नहीं है। आगे बढ़ो। पिछले कई वर्षों से बिग बुक इस पुस्तक को यह प्यारा नाम ए के सदस्यों ने दिया है। बिग बुक का नाम इसलिए दिया गया था, शायद कई मेंबरों को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको जानकारी के लिए बताता हूं कि तभी क्या है कि हमारे पास पैसा बहुत कम था। पहली बार जब बिग बुक छप रहे थे न, तो पैसा बहुत कम थे और पूरे रॉक बॉटम केसेस वाले ही बेवड़े शराबी लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में थे। तो सभी की आंखें कमजोर थी, पूरी आंखें कमजोर हो चुकी थी और पैसे कम होने की वजह से जो रद्दी कागज होते हैं ना, रद्दी कागज सस्ते मिलते हैं, एकदम जाड़े होते हैं, तो वो जाड़े कागज के ऊपर छपाई का काम किया और कमजोर आंख की वजह से उन लोगों ने सोचा थोड़े बड़े अक्षर में हम बनाए। तो रद्दी कागज और बड़े अक्षर बनने के वजह से शायद 550-600 पन्ने की हमारी जो किताब थी वो इतनी मोटी बन गई, इतनी मोटी कि किसी ने उसको बोला, अरे दीज आर ए बिग बुक, ये तो बहुत बड़ी किताब है, इट्स ए बिग बुक, ऐसा बोल दिया उसने, किसी मेंबर ने, और तभी सब लोग उसको बिग बुक बोलने लगे। इस तरह से ये किताब को हम बिग बुक कहते हैं, क्योंकि पहली जो आवृत्ति थी वो एकदम जाड़े पेज की वजह से और बड़े अक्षर होने की वजह से इतनी बड़ी बन गई थी, पूरा ग्रंथ नहीं बोलते, रामायण महाभारत का ग्रंथ कैसा होता है उस तरह की वो बनी थी। और उसको देख के एक मेंबर ने बोला कि इट्स ए बिग बुक, ये तो बहुत बड़ी बुक बन गई, तो इसको बिग बुक नाम दे दिया और सब उसको बिग बुक कहने लगे। और आज भी वही सिलसिला चालू है, आज भी हम इसको बिग बुक ही कहते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसा कोई नहीं कहता है, ज्यादातर बिग बुक ही कहते हैं। ओके, पढ़िए। उन सभी का एक ही उद्देश्य रहा था, अल्कोहलिक एनोनिमस की वर्तमान सदस्यता व उनकी गतिविधियों को ठीक ठाक रूप से प्रस्तुत करना, जिससे यह मध्यपाइयों की अधिक से अधिक सहायता कर सके। मतलब में एक ही उद्देश्य था कि वर्तमान सदस्य व उनकी गतिविधियों को ठीक ठाक रूप से प्रस्तुत करना, यानी कोई बात नहीं कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे रिकवरी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ कैसी कैसी चुनौतियां आती है, उसमें से हम कैसे पार करते हैं, उनको सोबर कैसे रहते हैं, रिकवरी में कैसे आगे बढ़ते हैं, बस वो ही दुनिया को बताने का, दूसरे शराबी तक यही चीज पहुंचाने का, दूसरी कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं पॉलिटिक्स की बात, नहीं कोई रिलीजन की बात, नहीं कोई समाज की बात, कुछ बात आगे पीछे की, वो पंचायत वाली गोसिपिंग क्रिटिसाइज वाली कोई बात नहीं। सिंपल, कीप इट सिंपल, जो हमको जरूरी है और दूसरे को जो हमको देना है, उनके लिए जो जरूरी है, वही चर्चा चलती रहती थी और वही गतिविधियों में आगे बढ़ती थी। यदि आप शराब की समस्या से पीड़ित हैं, तो हम आशा करते हैं कि इसमें दी गई व्यक्तिगत कहानियों को पढ़ते हुए कुछ क्षण रुककर सोचेंगे कि हाँ, ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। हाँ, तो आज हम ये मीटिंग में महसूस करते हैं कि हम मीटिंग में जाते हैं तो वो बंदा जो शेयर करता है तो हमको अपनी पहचान मिलती है, आइडेंटिफिकेशन मिलता है, ये सब होता है।
क्योंकि मीटिंग बहुत बढ़ गई है, फैल गई है, जगह जगह पे सैकड़ों मीटिंग हो रही है, लाखों में ग्रुप है पूरी दुनिया भर में, लाखों से भी ज्यादा होंगे और सैकड़ों मेंबर है और कितनी सारी मीटिंगें है। तो अभी वो मीटिंग में हमको पहचान मिल रही है, लेकिन बिग बुक के जरिए पहचान ये जो व्यक्तिगत स्टोरी दी गई थी पीछे, शायद 46, 46 या 47 स्टोरी हर एक आवृत्ति के अंदर, हर एक एडिशन के अंदर छपती थी उस समय। तो ये स्टोरी पढ़ के भी उसको अपना आइडेंटिफिकेशन मिलता था और कोई भी बोलता था रुककर सोचना ही पड़ता कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, जो ये स्टोरी लिखी गई है ना वैसा ही मेरा जिंदगी है, वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। उसको अपना आइडेंटिफिकेशन स्टोरी से, बिल्ड स्टोरी से, डॉक्टर बॉब से उनको पहले मिलती थी, बिल्ड स्टोरी से ही ज्यादा मिल जाती थी डॉक्टर बॉब की। और उसके बाद रिकवरी का कार्यक्रम तो बीच में था ही, तो कैसे रिकवर होना उसके बारे में उसको मोटिवेशन मिलता था, अट्रैक्शन मिलता था, विलिंगनेस आता था, अपने आप विलिंगनेस डेवलप होता था, निर्माण होता था। और वो हिसाब से ये किताब एक लॉनर अनजान शराबी तक पहुंचती थी और इस तरह से सब कुछ इसको इस किताब में मिलता था स्टोरी के रूप में। उसको अपनी पहचान मिलती थी रिकवरी प्रोग्राम के हिसाब से, इसमें से कैसे मुक्त पाना, उसका कार्य क्या करना है, वो कार्य के बारे में उसको जानकारी एक स्पिरिचुअल आदमी या कुछ अगर खुद समझ सकता हो या कोई दूसरा समझाने वाला उसके माध्यम से समझ के वो अपने जीवन में आचरण में लाके रिकवरी में वो अनजान मेंबर भी जो लॉनर रहता था, अकेला इन लोगों से दूर था, उनको भी ये फायदा होता था इस तरीके से। या इससे भी प्रमुख बात यह सोचेंगे कि हाँ मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ, या फिर सर्वाधिक प्रमुख बात यह सोचेंगे कि हाँ मेरा पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम तो मुझे भी लाभ पहुंचा सकता है। हाँ, उसको विश्वास आ जाता है ये किताब पढ़ते कि ये कार्यक्रम मुझे भी इस शराबीपन में से छुटकारा दिला सकता है। ये भरोसा, ये विश्वास उसको अंदर से हासिल होता था और वो ये कार्य करने के लिए मार्गदर्शक के साथ जुड़ जाते थे और इस कार्यक्रम को करके अपने जीवन में रिकवरी लाते थे, जो इस किताब के अंदर, ये बिग बुक के अंदर छपा हुआ है।